वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस सोनेट को डिस्कस करेंगे उसकी फ़र्स्ट लाइन ही उसका टाइटल है, यानी इफ़ बाय डल राइम्स आवर इंग्लिश मस्ट बी चेंज्ड। ये एक सोनेट है। सोनेट पर डिटेल्ड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पोएम में पोइट ने बहुत से ग्रीक एलुजन्स यूज़ किए हैं। ग्रीक एलुजन्स के इस्तेमाल को हेलेनिज़म कहते हैं। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, इफ़ बाय डल राइम्स, अगर इन बहुत ही बेकार किस्म की पोइम्स राइम्स जो है उन्होंने अवर इंग्लिश मस्ट बी चेंज्ड, उन्होंने ही अगर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को जकड़ लिया है, जंजीरों में बांध दिया है। एंड और लाइक एंड्रोमेडा, और एंड्रोमेडा की तरह। अब एंड्रोमेडा कौन है? ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉडेस थी जिसने ये क्लेम किया था कि वो मदर ऑफ गॉडेसेस यानी जूनो से ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसे एक रॉक यानी एक चट्टान के साथ, एक पहाड़ के साथ सज़ा के तौर पर और कुर्बानी के लिए बांध दिया गया था। तो इसी तरीके से उसने ग्रीक एलुजन यूज़ करते हुए कहता है, जिस तरह से एंड्रोमेडा को सज़ा के तौर पर चीन में जकड़ दिया गया था, इसी तरीके से आज के दौर में हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी एक डल किस्म की, फ़जूल किस्म की राइम्स में, फ़जूल किस्म की जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उनमें जकड़ कर रख दिया गया है। द सोनेट स्वीट, हमारी जो सोनेट का लिखने का तरीका है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही शानदार है। फैक्टर्ड, लेकिन उसको जंजीरों में जकड़ दिया गया है, यानी लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच की टर्म्स में इसे जकड़ दिया गया है। इन स्पाइट ऑफ पेंट लवलीनेस, अगरचे इसकी ये चीज़ें खूबसूरती बढ़ाती हैं, लेकिन ये खूबसूरती पेंट है यानी इसको तकलीफ़ में मुब्तला करती है, यानी इसके लिए कोई खुशी का बायस नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि इस पुराने ट्रेडिशनल मेथड को भी जारी रखें और इसके साथ साथ इसमें कोई क्रिएटिविटी पैदा करें, कोई नयापन और जिद्दत पैदा करें। लेट अस फाइंड आउट, आए अब हम देखते हैं। इफ़ वी मस्ट बी कंस्ट्रेंड, कि अगर हमें हदूदों क़यूद में बंद करके ही रखना है, हमें कन्फाइन करके ही रखना है, हमें लिमिटेड होकर ही रहना है। सैंडल्स मोर इंटरवोवन एंड कंप्लीट, तो हमें ऐसे सैंडल्स, ऐसे जूते बनाने चाहिए जो कि अच्छे तरीके से बुने गए हों और अपनी साख्त में मुकम्मल हों। टू फिट द नेकेड फुट ऑफ पोइजी, पोइजी यानी पोइट्री, और ये शायरी यानी पोइट्री के जो नंगे पाँव हैं इसमें फ़िट आ सकें। यानी हमें ऐसी ट्रेडिशंस को वज़ा करना होगा, ऐसी रवायात को वज़ा करना होगा जो कि पोइट्री में फ़िट आ सके। यानी हो तो वो नई, लेकिन वो पुरानी ट्रेडिशंस और पुरानी रवायात के बिल्कुल मुताबिक हों। क्रिएटिविटी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि पुरानी पोइट्री में फ़िट आ सके, यानी वो कोई जिद्दत नई चीज़ ना दिखाई दे, कोई अलहदा कोई सेपरेट चीज़ ना दिखाई दे। क्रिएटिविटी भी ऐसी हो जो कि पुरानी ट्रेडिशंस के बिल्कुल मुताबिक हो। लेट अस इंस्पेक्ट, आए अब हम मुआयना करते हैं। द लायर, अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। एंड वेट द स्ट्रेस ऑफ एवरी कोड, और जो मौसीकी के तार हैं इसकी धुनों का और इस पर जो ज़ोर दिया जाता है उसका मुआयना करते हैं। एंड सी, और देखते हैं। व्हाट मे बी गेंड, कि इससे क्या हासिल किया जा सकता है। बाय ईयर इंडस्ट्रियस, अगर हम पूरी तवज्जो से सुने तो इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। पूरी मेहनत लगाकर, पूरी तवज्जो लगाकर अगर हम म्यूज़िक को सुने तो इससे क्या हासिल कर सकते हैं। एंड अटेंशन मीट, और ये कितनी हमारी तवज्जो हासिल करते हैं। माइजर्स ऑफ साउंड एंड सिलेबल, और अगर हम इन आवाज़ों को, इन साउंड्स को और इन सिलेबल्स को बड़े केयरफुल होकर, बड़े मोहतात होकर सुने, इस पर पूरी तवज्जो अपनी सर्फ कर दें, तो इससे क्या होगा। नो लेस दैन माइडस ऑफ हिज कॉनेज, तो इससे क्या होगा कि हम एक माइडस बादशाह की तरह हो जाएंगे। और वो बादशाह भी एक ग्रीक माइथोलॉजी का ही कैरेक्टर है जो कि जिस चीज़ को छूता वो गोल्ड की हो जाती थी। यानी वो बहुत ही एक ग्रीडी किस्म का, एक लालची किस्म का शख्स था। यानी वो कहता है कि अगर हम उसी तरीके से केयरफुल हो जाएं साउंड्स और सिलेबल्स के मामले में, जिस तरह से किंग माइडस वेल्थ और गोल्ड के मामले में बहुत ही ज़्यादा लालची और हरीस होता था, उसकी तरफ तवज्जो देता था, अगर हम उसी तरह से ट्रेडिशंस
और रवायात पर तवज्जो दें जो कि पोइट्री में यूज़ होती हैं। लेट अस बी जेलस ऑफ डेड लीव्स इन द बे रेथ क्राउन। तो हमें अपना जो क्राउन है, अपना जो ताज है, इसमें मुरझाए हुए पत्ते जो हैं उनसे हम आगाह हो जाएंगे। यानी हमारी पोइट्री की मिसाल, हमारी लिटरेचर की मिसाल एक क्राउन, एक ताज की मानिंद है। ये किंग है, लेकिन इसका जो क्राउन है इसमें बहुत से मुरझाए हुए पत्ते भी लगे हुए हैं जो कि इसको भद्दा बना रहे हैं। हमें चाहिए कि उनको निकाल कर उनकी जगह उसी ताज में नए पत्ते रख दें। यानी इसका मतलब है ताज़ा चीज़ें पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाएं। सोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें। उसकी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनको हमने नहीं तब्दील करना, बल्कि उसी सांचे में, उसी स्ट्रक्चर में रहते हुए नई चीज़ों को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। सो इसलिए वी मे नॉट लेट द म्यूज़ बी फ्री। हमें चाहिए कि हम म्यूज़ जो कि पोइट्री की देवी है उसको आज़ाद नहीं कर सकते। शी विल बी बाउंड विद गार्लैंड्स ऑफ हर ओन। तो वो अपने ही जो गार्लैंड्स है, अपने ही जो गले के हार हैं, उन तक वो महदूद रह जाएगी। यानी इसका मतलब है कि हमें चाहिए कि हम अपनी पोइट्री को, अपनी सोनेट को और दीगर जो इतने भी हमारे लिटरेचर और आर्ट्स हैं उनको चेंज करें, उनमें तब्दीली लाएं। लेकिन वो तब्दीली बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुरानी रवायात को फॉलो करते हुए ही उनमें इनोवेशन करनी चाहिए, उसमें जिद्दत लानी चाहिए। यहाँ पर ये पोइम कंप्लीट हुई। अब हम इसकी लिटरेरी टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें मीटर यूज़ किया गया है, आइम्बिक पेंटामीटर। यानी इसकी हर लाइन में टोटल 5 आइम्बिक फीट है, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंजम्मेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजम्मेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड लाइक एंड्रोमेडा द सोनेट स्वीट। अब एंड्रोमेडा की तरह जो हमारी सोनेट है उसे क्या है, वो लाइन नंबर 3 में बयान करता है। फैटेड इन स्पाइट ऑफ पॉइंट लवलीनेस, वो भी जकड़ी हुई है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में वो जो हमारी सोनेट का स्ट्रक्चर है उसे एंड्रोमेडा से कंपेयर करता है। नेक्स्ट है मेटाफर। इसका मतलब है किसी चीज़ को कोई क्वालिटी की बेस पर कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वो डल टाइम्स का जो लफ्ज़ है वो अपनी पुराने तरीके की सोनेट्स के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद लाइन नंबर 10 और 11 को अगर हम देखें तो इसमें वो साउंड सिलेबल्स का जो वर्ड है वो पोइट्री के लिए यूज़ करता है, म्यूज़िक के लिए यूज़ करता है, और माइडस जो है वो ग्रीड और लालच का मेटाफर है। इसके अलावा इस पोएम में हेलेनिज्म की टेक्निक को यूज़ किया गया है, यानी ग्रीक एलुजन्स यूज़ किए गए हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में एंड्रोमेडा का एलुजन यूज़ हुआ है, लाइन नंबर 11 में माइडास का, और लाइन नंबर 13 में म्यूज़ का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 में वो म्यूज़ को पर्सोनीफाई करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। इसका मतलब है ऐसे दो वर्ड्स का कंबाइन इस्तेमाल करना जो कि बज़ाहिर तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाकर देखें तो इनमें कोई सिमिलैरिटी ज़रूर नज़र आए। जैसा कि लाइन नंबर 3 में पेन लवलीनेस के वर्ड्स को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सोनेट स्वीट, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 14 में विल विद। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब है द यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सोनेट और स्वीट, इन दोनों के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 14 में विल विद, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। इसके अलावा पोएटिक इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि सैंडल्स, नेकेड फुट ऑफ
पॉइजी। इसके अलावा हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका मतलब है बात में एग्जैजरेशन करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा आयरनी का एलिमेंट भी हमें इस पोएम में मिलता है, जिसमें पोइट कहता है कि अगरचे पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है इसको बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी डल है। इसके अलावा पोइट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि जो सैंडल्स है वो अच्छी इफ़ेक्टिव पोइटिक फॉर्म्स का सिंबल है। इसके बाद एंड पर अगर हम इस पोएम के थीम देखें तो इसमें हमें आर्टिस्टिक कंस्ट्रेन और फ्रीडम का थीम मिलता है, यानी एक तरफ पुरानी रवायात है और एक तरफ इनोवेशन है। इसके अलावा हमें इनोवेशन और ट्रेडिशन के कंपैरिजन का थीम मिलता है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ साउंड और लैंग्वेज का थीम मिलता है। इसके अलावा हमें आर्ट की जो पुरानी रवायात हैं उनका थीम मिलता है। इसके अलावा पोइट के रोल का थीम मिलता है कि वो किस तरह से पुरानी रवायात को लेकर उनमें इनोवेशन करता है। इसके अलावा हमें लायर और म्यूज़ का जो सिंबल है उसके ज़रिए म्यूज़िक और इस पे इनोवेशन का भी थीम मिलता है। यहाँ पर यह सोनेट कंप्लीट हुई। जॉन कीट्स की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उनकी रेलिवेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।